अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो समझें आप इस चैप्टर का इंट्रो है। इसमें हमने बेसिक चीज़ें देखनी है। बेसिकली ये जो कंप्लीट चैप्टर है फर्स्ट केमिस्ट्री का, इसमें ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिए गए हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके चल रहे हैं। तो जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास, हम एटम के बारे में देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ एटम, यानी एटम से रिलेटेड कौन कौन से हमें एविडेंस मिले साइंटिस्ट को जब उन्होंने एनालिसिस किया, रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंटेशन की। इसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलर आयन क्या है, और लास्ट पे हम देखेंगे आइसोटोप क्या है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटम के बारे में कि एटम की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो किन मराहल से गुजर के हम तक आई है, कैसे हम इस डेफिनेशन पे एग्री हुए हैं और ये पढ़ते हैं। अगर हम काफ़ी देर पहले की बात करें, जबकि अर्ली स्टेजेस थी साइंस की केमिस्ट्री के बारे में, यानी जब एटम को स्टार्ट में देखा जा रहा था तो ये तसव्वुर किया जाता था कि जो मैटर है, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ इनडिवाइजेबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। यानी जब ग्रीक फिलासफर्स थे वो ये चीज़ समझते थे कि मैटर जो है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो ब्रेक डाउन जब होती है मैटर, तो वो एक स्टेज आती है कि यहाँ पहुँचती है कि मैटर का हमें इतना छोटा पार्टिकल मिल जाता है जिसको हम मज़ीद आगे डिवाइड नहीं कर सकते। उसी पार्टिकल को ग्रीक फिलासफर्स ने एटम्स का नाम दिया। अब सबसे पहले जो नाम आ जाता है जब भी हम एटम वर्ड को यूज़ करते हैं हमारे पास डेमोक्राइटस का। ये भी ग्रीक फिलासफर था। इसने कहा कि मैटर का वो पार्टिकल जिसको हम मज़ीद आगे डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे एटम। और ये इसने डिराइव किया था, अखज़ किया था ग्रीक वर्ड एटोमोस, जिसका मतलब है इनडिवाइजिबल पार्टिकल। तो फिर इस वर्ड से, एटोमोस से, इसने वर्ड क्या डिराइव किया, एटम। किन पार्टिकल से के लिए जिनको अब हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, यानी मैटर को ब्रेक डाउन किया तो जो लास्ट पार्टिकल मिला उसको नाम दे दिया गया एटम का, अकॉर्डिंग टू डैट फिलासफर्स। मगर एक इम्पोर्टेंट बात है, ये जितनी भी इनकी बातें थी एटम से रिलेटेड कि इनडिवाइजिबल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इस पे कोई बाकायदा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं थी। ये जस्ट इनकी ऑब्जर्वेशंस थी इनके एनालिसिस से। तो ये है डेमोक्राइटस की रोल एटम के नेम के हवाले से। उसके बाद थोड़ा वक्त आगे गुजरा तो लेट 17वीं सेंचुरी में मज़ीद जो सब्सटेंस की प्योर सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन के पर क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, और ये भी इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया लेट 17वीं सेंचुरी में कि कैसे एलिमेंट आपस में कंपाइल होकर कंपाउंड बनाते हैं, और जब उसी कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कैसे अपने इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में दोबारा से टूट जाता है। उसके बाद फिर जब हम 18वीं सेंचुरी की बात करें, 1808 में एक स्कूल टीचर था, इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन। उसने ये कहा कि जो हमारे पास दो लॉज हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको हम एटम की एग्जिस्टेंस से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है ये देखेंगे। पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा लॉ है जिसका उसने हवाला दिया था जॉन डाल्टन ने, वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है तो वो एटम्स की एक ख़ास प्रोपोर्शन के मिलने से ही बनता है। अब इसको ज़रा मैं फर्दर इस तरह एक्सप्लेन करूँगी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक कार्बन और दो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है।
तो अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो हमेशा 1:2 ही रहेगी। अब हमने ख्वाह 1 मालिक्यूल बनाना है, ख्वाह 10,000, ये जितने मर्जी मालिक्यूल बनाने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगी 1:2। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। उसके बाद इसने थ्योरी भी पेश की, एटॉमिक थ्योरी, तो जिसका बेसिक जो है पोस्टुलेट था वो भी यही था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये है उस वक्त तक एटम की डेफिनेशन। इसके बाद इस पर मज़ीद फर्दर जब रिसर्च हुई, बाकायदा एक्सपेरिमेंटेशन हुई, तो उससे एक चीज़ का पता चला कि नहीं, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है और ये इनडिवाइजेबल पार्टिकल नहीं है, इसको मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है। ये मॉडर्न रिसर्च के नतीजे में रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए। अब क्या इसमें कैसे इनडिवाइजेबल है, डिवाइजेबल है बल्कि इनडिवाइजेबल नहीं है। एटम के अंदर मज़ीद मोर देन 100 पार्टिकल प्रेजेंट हैं, और ये कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइफ्रॉन और इसी तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स। और जो इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बाकी भी इस तरह के मोर देन 100 जो हैं पार्टिकल इसमें प्रेजेंट। अब इससे ये हमें पता चल गया एटम ना तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ना इनडिवाइजेबल। अब अगर एक आप फर्ज करते हैं एक देश की है, आप उसमें देग रख सकते हैं? नहीं। इसका आंसर क्या देंगे? क्योंकि देग तो देश की से बड़ी है। हाँ, आप एक गिलास रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि वो उससे छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किस में प्रेजेंट है? एटम में। वो उससे छोटे हैं तभी तो उसमें प्रेजेंट है। तो फिर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि इट इज़ अ सिंगुलर पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री जो कि एटम से रिलेटेड है, जिसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम एटम को, किस तरह पहले साइंटिस्ट क्या इसके बारे में इन्होंने एनालिसिस किया और वो क्या इसको समझते थे, और अब मॉडर्न रिसर्च के नतीजे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ये बेसिक जो एटम से रिलेटेड हिस्ट्री है वो हमने आज देखी है, जिसमें किस किस का रोल है। एक दफ़ा रिपीट करते हैं हम अपने लेक्चर को। डेमोक्राइटस का, जिसने नेम दिया, जॉन डाल्टन का, जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को रिलेट किया एटम की एग्जिस्टेंस से। उसके बाद जे बर्जीलियस है, जिसने, जे बर्जीलियस का ये पॉइंट रह गया, ये देखते हैं जे बर्जीलियस आता है उसके बाद मॉडर्न रिसर्च के बाद। अब जे बर्जीलियस ने क्या किया, इसने एटॉमिक मास फाइंड किए एटम्स के, और जो इसने एटॉमिक मास फाइंड किए वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं जो अब वाले एटॉमिक मैसेज हैं किसी भी एटम के। इसके अलावा इसने एक और भी चीज़ डेवलप की, इसने सिंबल, एलिमेंट को सिंबल प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है वो भी जे बर्जीलियस के ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये बेसिक इनका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है एविडेंस ऑफ एटम। अगर हम एविडेंस की बात करें तो एटम जो है इसको देखना मुमकिन नहीं है, तो फिर एटम को कैसे इसके बारे में देखा गया, इसका डायमीटर क्या है, साइज़ क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ से आ गए, ये चीज़ें। तो जो हमारे पास नज़दीक तरीन पॉसिबिलिटी है एटम को ऑब्जर्व करने के लिए वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बच्चे एक बात है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका साइज़ जो है वो लाइट की वेवलेंथ से कम है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वहाँ पर वर्क नहीं करती। लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तब वर्क करती है जब किसी एटम का साइज़ मोर देन और इक्वल टू 500 नैनोमीटर हो, लेकिन एटम का साइज़ से बहुत छोटा है। तो फिर इसके लिए किस माइक्रोस्कोप को यूज़ किया गया? इसके लिए यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लाइट की निस्बत बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए ये एटम को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें लाइट के बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली इसने प्रोवाइड किया बेसिक कॉन्सेप्ट एटम के बारे में। 20th सेंचुरी आई, उसमें एक्सरे एनालिसिस किया गया जिसके रिज़ल्ट में एटम का डायामीटर फाइंड किया गया जो कि है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, और अगर इसे हम नैनोमीटर में करेंगे तो ये 0.2 नैनोमीटर के इक्वल है। जब इसके साइज़ की बात करें वो तो 10⁻⁻27 और 10⁻⁻25 के बिटवीन आता है, और मैथ्स को बेसिकली शो किया जाता है AMU में।
और वन AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। तो ये बेसिकली इसका एविडेंस है जो एटम के बारे में। तो अगर स्टूडेंट किसी भी एटम के साइज़ को समझना चाहते हैं तो उनके लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि एक फुल स्टॉप है, ठीक है, एक फुल स्टॉप है, इसमें 20 लाख से भी ज़्यादा एटम प्रेजेंट हैं। अब आप देखें इस फुल स्टॉप को, इसमें 20 लाख या अदर वर्ड्स 2 मिलियन एटम्स आर प्रेजेंट। तो एटम का साइज़ कितना छोटा है इससे हमें पता चलता है। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो सेम अब इसमें मॉलिक्यूल और कंपाउंड का जिक्र कर लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल है और कंपाउंड है इनमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है। मॉलिक्यूल में हमारे पास जो होते हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो किस बेस पर कि इसमें एक एटम है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, इस बेस पर इसकी डिवीजन की जाती है मोनो, डाई, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। अगर एक है तो मोनो जैसे हीलियम, डाई जैसे H2, ट्राई जैसे H2O एंड सो ऑन। अब अगर इसकी हम साइज़ की बेस पर मज़ीद डिवीजन करें तो इसको हम माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। वो वाले मॉलिक्यूल जिनका साइज़ बहुत छोटा है उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कि H2 है, ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं बिगर मॉलिक्यूल की तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल में आ जाता है। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का साइज़ बहुत बड़ा है, मोर देन 10,000 एटम कंबाइंड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। तकरीबन 10 या 10,000 से ज़्यादा एटम्स मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और अगर इसका हम कंपैरिजन हाइड्रोजन से करें तो ये 68,000 टाइम्स बड़ा है हाइड्रोजन की निस्बत। तो ये एक कंपैरिजन आ जाता है माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल में। अब हम चलते हैं अपने उससे अगले पॉइंट की तरफ जो कि है आयन से रिलेटेड। अगर हम आयन की बात करें स्टूडेंट्स तो आयन हम इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है एनी चार्ज स्पीशी इज़ नोन एज आयन। अब इसको मैं ज़रा फर्दर कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी। बच्चे एक एटम है हमारे पास, लेकिन जब उस एटम पर कोई चार्ज आ जाए, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी चार्ज आ जाए तब हम उस एटम को एटम नहीं कह सकते, बल्कि एटम के बजाय उसको आयन का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे? आयन का। अभी मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो इसको हम कहते हैं केटायन, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसको हम कहेंगे एनायन। अब इसको ज़रा मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो तब उसे केटायन का नाम देते हैं, और किसी भी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ केटायन और पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, while on the other hand formation of an anion is an exothermic reaction because energy is released when an atom receive an electron। तो एनायन कैसे बनता है? जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को एंटर किया जाता है तो वो नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। when an atom accept an electron then it is changed into an anion and it is an exothermic process। तो ये तो हो गई एटम की बात, लेकिन जब एटम नहीं, कम्बिनेशन ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, तब उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो जब किसी मॉलिक्यूल पर चार्ज आ जाता है उसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। इस मॉलिक्यूलर आयन की जब बात करें तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन है वो अबंडेंस में है, वो ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। इसके बाद बच्चे हमारा जो नेक्स्ट डिस्कस का पॉइंट करने का पॉइंट है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आपको पता है एटम का साइज़ बहुत ही स्मॉलर है,
तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हर एटम के मास को फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी भी एटम के मास को कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ, और फिर जब उस कंपैरिजन के नतीजे में जो एटॉमिक मास हमें मिलता है उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, mass of an atom of an element as compared to mass of carbon taken as 12। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास जब इसका हम कंपैरिजन करते हैं कार्बन 12 के साथ, तो उस मास को हम एटॉमिक मास नहीं रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि ताकि हमें एटॉमिक मास फाइंड आउट हो जाए इजीली, क्योंकि हम एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते, बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज होता है। चलें जी, अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट पॉइंट है वो आइसोटोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि जो जॉन डाल्टन ने थ्योरी पेश की थी उसके अकॉर्डिंग उसने कहा था एक एलिमेंट के जितने भी एटम हैं वो दे आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, वो हर लिहाज से उनकी केमिकल कंपोजिशन हर चीज़ बिल्कुल सेम होती है। लेकिन उसका ये पॉइंट जो था उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया सोडे, उसने कहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन possess same atomic number but different mass number or atomic mass. These type of atoms are known as isotopes। उसने क्या कहा, उसने कहा किसी भी एलिमेंट के एटम्स सेम होंगे मगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनका मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो लेकिन हो सकता है। तो जब किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट हो जाए, तो तब ऐसे एटम्स को, एलिमेंट के एटम्स को हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। इसकी जो बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है वो कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसके अलावा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। इसी तरह एटम्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। निकल के 5 हैं, कैल्शियम के हमें पता है, और प्लाडियम के 6 होते हैं, जबकि कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। ज़रूरी नहीं हर एटम के, हर एलिमेंट के हों, मगर जिनके होंगे उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। तो फिर भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ही होंगी। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर तो अब भी सेम है। तो चूँकि एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? बिल्कुल सेम होंगी ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर, और उनकी पोजीशन भी सेम होगी, जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। Thank you.